या फिर मैकल्स डाइवर्टिकुलम के अंदर मिलेगा। हम आगे पढ़ेंगे कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है इन डिटेल, बट अभी यही है कि जो विटलाइन डक्ट का रेमनेंट होता है ना, हम इसे कहते हैं ये मैकल्स डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एनुलर पैंक्रियाज जिसमें उसने पूरा पैंक्रियाज ने डेवलपमेंट के दौरान ड्यूडिनम को सराउंड कर लिया है, और एसेसरी पैंक्रियाटिक टिश्यू वो कहीं पर भी हो सकता है, म्यूकोजा ऑफ द स्टमक में होता है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ मिजेंट्रीज। नॉर्मली आपको पता है कि आपके पास ये असेंडिंग कोलॉन है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन है और ये डिसेंडिंग कोलॉन है। असेंडिंग कोलॉन जो होती है ना वो वो रीट्रोपेरिटोनियल होती है, वो इंट्रापेरिटोनियल नहीं होती। ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान मीज़ोकोलॉन होती है, ठीक है, बाद में वो पूरी जो है ना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ फ्यूज़ कर जाती है। ठीक है, और उसको सामने से पेरिटोनियम सराउंड करती है और साइड से सराउंड करती है, पीछे से नहीं करती। ठीक है, क्योंकि उसकी मीज़ोकोलॉन नहीं होती। ठीक है, अब कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी मीज़ोकोलॉन परसिस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सीकम होता है ना वो मोबाइल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो मीज़ोकोलॉन होती है और जो मिजेंट्रीज होती है ना वो स्ट्रक्चर्स को मोबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो अगर वो यहाँ पर परसिस्ट कर जाएगी तो आपकी सीकम मोबाइल हो जाएगी। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो मीज़ोकोलॉन है ना इसके पीछे ये बिल्कुल भी फ्यूज़ नहीं करती पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ। ठीक है, मिजेंट्री बिल्कुल भी नहीं फ्यूज़ करती उसके साथ, और वॉल्व्यूलस हो जाता है। वॉल्व्यूलस ये होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो कॉइल कर जाते हैं अराउंड देयर मिजेंट्रीज, तो ये वॉल्व्यूलस हो जाता है। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिजेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, तो कॉइलिंग हो जाएगी और वॉल्व्यूलस हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ना कुछ स्पेसेस बच जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर जिसे, और वहाँ पर आपके पास रीट्रोकोलिक हर्निया हो सकता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस पड़ी हुई है, जो इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल वो कहते हैं हम यहाँ पर चले जाएं, जब वो यहाँ पर चले जाते हैं तो हर्निया हो जाता है क्योंकि वो नॉर्मल अपनी लोकेशन पे नहीं है। अब हम बॉडी वॉल डिफेक्ट्स में देखते हैं, ये दो तरह के बॉडी वॉल डिफेक्ट हैं, इनको कंपेयर करके चलेंगे हम। एक एम्फेलोसील होती है और एक गैस्ट्रोस्काइसिस होती है। दोनों जो होते हैं ना वो ये होते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के और जो नॉर्मल एब्डोमेन के कंटेंट्स हैं ना वो बाहर आ गए हैं। ठीक है, एम्फेलोसील में ये होता है कि जो अम्बिलिकस है ना वहाँ से कंटेंट्स बाहर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अम्बिलिकस था, ठीक है, वहाँ से कंटेंट्स बाहर आ गए हैं। ये होते हैं जब आपके पास रोटेशन हो रही होती है ना इंटेस्टाइन्स की, जब वो पहले डेवलपमेंट के दौरान बाहर आते हैं, ठीक है, फिर बाद में अंदर चले जाते हैं। आपको पता है इस दौरान 90 डिग्री रोटेशन होती है, इस दौरान 180 डिग्री रोटेशन होती है। तो ये बाहर आ गए हैं लेकिन अब वापस नहीं जा रहे। ठीक है, ये कवर्ड होते हैं एमनियन से और पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये होती है एम्फेलोसील कि अम्बिलिकस से कंटेंट्स आए वापस नहीं गए, ठीक है, एमनियन से कवर्ड। लेकिन गैस्ट्रोस्काइसिस में ये होता है कि आपके पास जो बॉडी वॉल्स हुई हैं ना, लेटरल बॉडी वॉल्स, वो फ्यूज़ नहीं करती, जिसकी वजह से आपके पास एब्डोमिनल कंटेंट्स जो होते हैं ना वो बाहर प्रोट्रूड कर जाते हैं। ये बॉडी वॉल के डिफेक्ट होता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली एमनियोटिक कैविटी में जाते हैं, किसी चीज़ से कवर्ड नहीं होते। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास क्या नज़र आ रहा है आपको, एम्फेलोसील, क्योंकि ये कवर्ड है। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, गैस्ट्रोस्काइसिस, क्योंकि ये कवर्ड नहीं है, ये डायरेक्टली एमनियोटिक फ्लूइड में गया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विटलाइन डक्ट के क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट में अगर आप देखें तो ये देखो यहाँ से विटलाइन डक्ट आ रही है। ठीक है, ये इलियम की डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर इलियम है और यहाँ से विटलाइन डक्ट आ रही है। ठीक है, नॉर्मली ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ये ख़त्म नहीं हो रही है, और उस केस में हम कहते हैं कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम है। जब अगर विटलाइन डक्ट परसिस्ट करती है, आउट पॉकेटिंग बनाएगी इलियम की, तो हम कहेंगे मैकल्स डाइवर्टिकुलम है या फिर इलियल डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, अब ये डिफरेंट उसकी फॉर्मेशंस बताई हुई हैं। कभी यहाँ पर ऐसे होता है कि ये मैकल्स डाइवर्टिकुलम है और ये सामने विटलाइन लिगामेंट से अम्बिलिकस के साथ कंबाइंड है। कभी विटलाइन सिक्स्थ प्रेजेंट होती है और वो आगे से और पीछे से विटलाइन लिगामेंट्स के ज़रिए से कनेक्टेड होती है। ठीक है,
और कभी ऐसा होता है विटलाइन फिस्टूला हो गया है, हॉलो ऑर्गन है, बॉडी वॉल के साथ कनेक्टेड है, विटलाइन फिस्टूला है, ठीक है। जो विटलाइन सिस्ट होती है ना उसको एंटीरोसाइटोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरोसाइटोमा। ओके। मुझे नहीं पता अगर पीछे से शोर आ रहा होगा क्योंकि मेरी मम्मा सिलाई कर रही हैं और मैं अभी अभी रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ, सो अपॉलोजीज़। ओके। गट रोटेशन डिफेक्ट्स। गट रोटेशन के डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि कभी ये होता है कि इंटेस्टाइनल लूप सही तरह से रोटेट नहीं करती और वो वॉल्वुलस क्रिएट कर देती है। वॉल्वुलस ये होती है कि आपके पास ट्विस्टिंग होती है इंटेस्टाइन की, ठीक है, और इसमें ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि सब कुछ ट्विस्ट हो गया है तो ब्लड सप्लाई सही तरह से नहीं आएगा, राइट। अच्छा, इसमें कभी ऐसा होता है कि रिवर्स रोटेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप होती है कि प्राइमरी लूप जो होते हैं ना वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्मली क्या हो रहा होता है सारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा होता है, ठीक है। पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इस कंडीशन में ये होता है कि रिवर्स रोटेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप होती है जिसकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इन दिस एबनॉर्मलिटी द ट्रांसवर्स कोलॉन पासिस बिहाइंड द ड्यूडेनम एंड लाइज बिहाइंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। जब ये कंडीशन होती है ना तो उसमें देखो ट्रांसवर्स कोलॉन नॉर्मली ये थी कि वो उसके आगे आती, ठीक है, ये ड्यूडेनम है उसके सामने आना चाहिए था, लेकिन अगर एबनॉर्मल रोटेशन हुई है तो ट्रांसवर्स कोलॉन पीछे चली जाती है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप्स और सिस्ट भी हो सकती है, ठीक है, आपके पास डुप्लीकेट हो गई हैं, दो इंटेस्टाइनल लूप्स हैं, ठीक है, या फिर आके वो सिस्ट्स वगैरह फॉर्म प्रेजेंट है। हम एक और चीज़ यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि व्हेन दिस अकर्स द कोलॉन हावर रोटेशन अमाउंट्स टू 90। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मली जब वापस जा रही होती हैं तो वो 270 डिग्री उन्होंने रोटेट कर लिया हुआ होता है काउंटर क्लॉकवाइज। कभी कभी रोटेशन सिर्फ 90% की होती है। जब ये होता है तो कोलॉन एंड सीकम आर द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द गट टू रिटर्न फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दे सेटल ऑन द लेफ्ट साइड। नॉर्मल क्या हो रहा था? नॉर्मल ये हो रहा था पहले, ये फॉर एग्जांपल राइट साइड है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड है। पहले यहाँ पर जुजुनम जाती हैं, बाद में ये सारी चीज़ें चली जाती हैं अंदर। लेकिन अगर और जो सीकम वगैरह ना वो आके राइट साइड पे आता है, यहाँ पर सीकम आता है, ठीक है। कभी अगर सही तरह से रोटेशन नहीं हुई तो कोलॉन और सीकम पहले पोर्शन चले जाएंगे, पहले चले जाएंगे। अगर वो पहले जाएंगे तो वो पहले राइट साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, सॉरी। तो ये ऑक्यूपाई कर देंगे लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी को, और बाकी सारी चीज़ें बाद में जाएंगी और वो एक लेफ़्ट साइडेड हमारे पास कोलॉन होगी। नॉर्मली राइट साइडेड होती है लेकिन अब हमारे पास लेफ़्ट साइडेड होगी। देखो इस तरह से, यहाँ पर लेफ़्ट साइड थी, यहाँ पर राइट साइड थी, हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है और सब कुछ ऊपर नीचे हुआ है, राइट। अब हम पढ़ेंगे गट एट्रीजियाज एंड स्टेनोसिस। बहुत सारे इंटेस्टाइन में भी एट्रीजियाज हो जाते हैं, स्टेनोसिस हो जाते हैं। कैसे कैसे होते हैं? देखो पूरा यहाँ पर एक तो ख़त्म हो गया है, ये एक एट्रीजिया है, ये भी एट्रीजिया के फाइब्रस कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। कभी कभी एक छोटी सी डायाफ्राम प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कभी कभी इस तरह से कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं, किस वजह से होती हैं। या तो आपके पास रिकैनलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, मैंने आपको बताया था पहले ये ऐसे होती हैं, ठीक है, फिर ये ऐसे फिल्ड हो जाती हैं, फिर ये दोबारा इनकी रिकैनलाइजेशन होती है। अगर रिकैनलाइजेशन नहीं हुई तो ये ऐसे हैं, ठीक है, पैसेज में ब्लॉक्ड है। या फिर वेस्कुलर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। अगर वेस्कुलर आपका ब्लड सप्लाई सही तरह से नहीं हो रहा, ठीक है, नेक्रोसिस हो गया है और सेल्स डाई कर गए हैं, और अगर वो सेल्स डाई कर गए हैं तो आपके पास पैसेज वे सही से प्रॉपर आपका नहीं फॉर्म। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एप्पल पील एट्रीजिया। एप्पल पील एट्रीजिया एक ऐसी कंडीशन है, देखो जब आप एप्पल को पील करते हो, अगर आप गोल गोल पील करो तो ऐसे 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 होता है। उसी तरह से कभी ये होता है कि जो जेजुनम होती है ना उसकी अगर प्रॉक्सिमल साइड पे एट्रीजिया हो गया, ये जेजुनम पूरी आ गई, ड्यूडेनम थी, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जेजुनम थी। अगर जेजुनम की प्रॉक्सिमल साइड पे एट्रीजिया हो गया तो बाकी जो सारी इंटेस्टाइन्स है ना उसके इर्द गिर्द ऐसे रोटेट कर जाती हैं, ठीक है।
तो हम इसे कहते हैं एप्पल पील एट्रीजिया। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह वाला एट्रीजिया एक। तो एप्पल पील एट्रीजिया counts for 10% of the atresia. The atresia is in the proximal jejunum and the intestine is short with the portion distal to the leon. इसलिए यहाँ पर लियन हुई, उसका जो डिस्टल पोर्शन था वो coiled होगा around the mesenteric remnant. Effects of the atresias on newborns depend on the amount of the bowel that has been damaged and its location. Okay, now we would reach our last portion. वो है हमारे पास हाइंड गर्ड की एबनॉर्मलिटीज़। पहले हम देखते थे नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होती है। नॉर्मली आपके पास ये प्रेजेंट था, यहाँ पर आपके पास क्लोएकल मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर आके यूरोरेक्टल सेप्टम था, यूरोरेक्टल सेप्टम ऐसे आके सेपरेट करता है, ठीक है। ये जो थी वो रेक्टम और एनस बना देती है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ना वो एलेंटॉइस है, और ये क्या बना देगा बाद में यूरेथ्रा बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव यूरोजेनिटल साइनस है और ये सब कुछ है। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कौन कौन से फिस्टूलाज और कौन कौन से एट्रीजियाज हैं। कभी देखो ये रेक्टम है, ठीक है, और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पर अगर आपके पास एक फिस्टूला बन गया है, एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया है, तो ये यूरोरेक्टल फिस्टूला है, ठीक है। यहाँ पर ये रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला है कि ये वेजाइना था, उसके अंदर ये ओपन हो रहा है और ये रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला बन गया। अब यहाँ पर एक पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर एबनॉर्मल इस वॉल के साथ इसका कनेक्शन है तो हम कहेंगे ये रेक्टो पेरिनियल फिस्टूला है। अगर कभी ऐसी भी कंडीशन होती है कि रेक्टम जो है ना वो एनस में ओपन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर एक एट्रीजिया हो गया हुआ इसका पहले। और इनकी रीजंस क्या होती हैं? या तो ऐसे होता है कि क्लोएका जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, क्लोएका इज़ टू स्मॉल, या फिर यूरोरेक्टल सेप्टम एक्सटेंड नहीं करता इतना ज़्यादा, इसने सही वाला एक्सटेंड नहीं किया। अगर ये एक्सटेंड कर जाता तो बहुत भला हो जाता, ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन यूरोरेक्टल फिस्टूला ने कहा कि यूरोरेक्टल सेप्टम ने कहा कि मैं तो सेपरेट नहीं हो रहा, ठीक है, मैं तो नहीं एक्सटेंड कर रहा और मैं तो तुम्हें सेपरेट नहीं कर रहा। खैर, एक और कंडीशन होती है कंजेनिटल मेगाकोलॉन। ये क्या हुआ है? ओके, कंजेनिटल मेगाकोलॉन, उसमें ये होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं ना इन द बॉल, आपको पता है कि हमारे जीआईटी का अपना एक वो है नर्वस सिस्टम है, अपना इनका एक सिस्टम है, ठीक है, जिससे वो पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पर वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन रहा है, तो अगर वो सही तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया नहीं आए बाउल वॉल में, तो आपके पास एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलॉन बन जाता है क्योंकि गैंग्लिया नहीं प्रेजेंट। या फिर हम इसे कहते हैं हिर्शस्प्रंग डिसीज़। क्या कहते हैं? हिर्शस्प्रंग डिजीज़। जब एब्सेंस हो जाए पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया की इन दी बॉल वॉल, हिर्शस्प्रंग डिसीज़, ठीक है, ये एक कंडीशन होती है। ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को पसंद आया हो ये लेक्चर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।